जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग को उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी में सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एसएसटी पेपर 2 है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए इस समय को ना गंवाते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, असमी से, उड़िया से या मैथिली से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है नाथ साहित्य किससे संबंधित है। यह संबंधित है बंगाली से। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। बंगाली से संबंधित है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य बंगला से संबंधित है। यह नाथ संप्रदाय से जुड़ी है। नाथ साहित्य दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उपदेशात्मक, पहला जो होता है उपदेशात्मक, और वहीं दूसरी की बात करते हैं व्याख्यात्मक। व्याख्यात्मक पहला होता है उपदेशात्मक, दूसरा होता है व्याख्यात्मक। नाथ साहित्य दो प्रकार के होते हैं, पहला उपदेशात्मक, दूसरा व्याख्यात्मक। यह भी जो है तथ्य याद में रखिए। नाथ साहित्य संबंधित जो है बंगाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, पख्तून आंदोलन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी प्रांतों में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन कहा गया। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। यह भी याद में रखिए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1930, 1 जनवरी 1930, 2 अक्टूबर 1930। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश डैश को स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया था 26 जनवरी 1930। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 26 जनवरी 1930। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज संग्राम 1929 की प्रस्तावना के पश्चात 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बियर एक उदाहरण है आकाश गंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का या गैलेक्सी का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिग बियर एक उदाहरण है, यह उदाहरण जो है नक्षत्र मंडल का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नक्षत्र मंडल का उदाहरण है बिग बियर। बिग बियर नक्षत्र मंडल समूह है। यह उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह जो स्थित है उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में। उत्तरी खगोलीय गोलार्ध, उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में स्थित है।
और इसे पूरे वर्ष उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में ही देखा जा सकता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है नक्षत्र मंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। सेकंड ऑप्शन है चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। थर्ड ऑप्शन है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने कक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। फोर्थ ऑप्शन है चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में एक प्रकाश वर्ष लगता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था और 2018 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था सीट के एग्जाम में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने कक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी से चांद का केवल एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। चंद्रमा उसी गति से अपने अक्ष पर घूर्णन करता है जिस गति से वह पृथ्वी की कक्षा में घूमता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है या घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक काल्पनिक रेखा पर घूमती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, जिसे घूर्णन अक्ष भी कहा जाता है। इसे जो है घूर्णन अक्ष भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जो कह रहा है जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, समान रहता है। पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है। पृथ्वी के पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध समान होते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिन कहलाता है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। ग्रीनविच का मानक समय, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पृथ्वी दिन कहलाता है, यह कहलाता है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। पृथ्वी पर दिन का समय वह समय है जिसमें पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने कक्ष पर ही घूमती है जिसे घूर्णन की गति कहा जाता है। यह पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत के दिन सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विषुव के दिन सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं या पड़ती हैं विषुवत रेखा पर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। अब बात करते हैं विषुवत रेखा की। यह जो है 0 अंश अक्षांश रेखा, इसी को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, और भी कहते हैं भूमध्य रेखा। इसी को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो रेखा होती है, इसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और वही बात करते हैं मकर रेखा की, तो यहाँ पर होगा 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा, यह जो होती है मकर रेखा। यह होती है मकर रेखा। 0 अंश अक्षांश जो रेखा होती है भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा। और विषुव के दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर ही सीधे गिरती हैं। विषुवत वह खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी की विषुवत रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है और इससे ही रात व दिन की घटनाएं होती हैं तथा दिन की अवधि पूरी पृथ्वी पर समान होती हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी समुद्री व्यापार होता है। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अत्यधिक दंतुरित है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कर रहा है अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है क्योंकि अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा जो है या जो है अत्यधिक दंतुरित है, इस प्रकार से है। अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है अत्यधिक दंतुरित है। और यह जो है दूसरा बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर दूसरा बड़ा महासागर है। दूसरा बड़ा महासागर है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकी, एंडीज या आल्प्स? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जो 4000 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई की बात करते हैं, लंबाई जो है 4000 किलोमीटर है। और वहीं चौड़ाई की बात करते हैं, औसत चौड़ाई। यहाँ पर बात करते हैं औसत ऊंचाई की। ऊंचाई की बात करते हैं 4000 मीटर है। लंबाई की बात करते हैं 4000 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई की बात करते हैं 4000 मीटर है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इंडीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, राजस्थान में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ की राजधानी की बात करते हैं, राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर।
पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं घाटी से मैदान की तरफ, स्थल से समुद्र की ओर। थर्ड ऑप्शन है समुद्र से स्थल की ओर। फोर्थ ऑप्शन है पठार से मैदान की ओर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, किस तरफ बहती हैं? लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, स्थल से समुद्र की ओर। लौटते मानसून से भारी मात्रा में वर्षा होती है। लौटते मानसून से भारी मात्रा में वर्षा होती है। भारी मात्रा में वर्षा होती है और यह फसलों के लिए काफी लाभदायक। लौटते मानसून जो है फसलों के लिए काफी लाभदायक होता है। फसलों के लिए क्या है? लाभदायक है। यह जो है लौटता मानसून फसलों के लिए काफी लाभदायक है। इस मानसून को उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। इस मानसून को उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून भी इसे कहा जाता है, लौटते मानसून को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन, चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? यह कहा जाता है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। इन वनों में औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की औसत वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर यहाँ की औसत वर्षा होती है और ये पृथ्वी की सतह पर 7% भाग में मौजूद है। ये जो है पृथ्वी के 7% भाग में मौजूद है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो वह है अमेजन नदी बेसिन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अमेजन नदी बेसिन। अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है और यह विश्व की दूसरी बड़ी नदी है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी बड़ी नदी है। दूसरी बड़ी नदी है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जो है नदी है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो यह लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है। लंबाई की बात करते हैं 7000 किलोमीटर लंबी है और यह दक्षिणी अमेरिका में 8 देशों से प्रवाहित होती है। यह नदी जो है दक्षिणी अमेरिका में 8 देशों से प्रवाहित होती है। जो कि देश की अगर बात करते हैं तो ब्राजीलिया, बोल्विया, पेरू,
और जो है इरुग्वे है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, इन सभी देशों से यह नदी जो है प्रवाहित होती है। 8 देशों से यह जो है नदी प्रवाहित होती है। 8 देशों से यह नदी जो है प्रवाहित होती है। और यह नदी जो पाई जाती है दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में यह नदी जो है अमेजन नदी पाई जाती है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।